हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बरनवाल है। पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट और आखिरी पार्ट अध्ययन करेंगे, जिसमें से हमने कुछ कुछ पॉइंट पहले अध्ययन कर लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात किया जाए तो इसको हमने पहले आपको बता दिया है। नामांकन की बात भी पहले आपको बताई गई है। समय निर्धारण, विस्तार, निर्माता, ठीक है, और नगरीय सभ्यता, ठीक है। इन सभी पॉइंट में हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट की बात कहें तो सबसे ज़्यादा नगरीय सभ्यता, ठीक है, कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हम नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, ठीक है। साथ साथ में इसकी विशेषता का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ऐसे क्षेत्र खोजे गए हैं, जिसमें से टोटल 2800 क्षेत्र खोजे गए हैं। उसमें से कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कुछ कुछ विशेषताएं मिली है, या बोल सकते हैं कुछ साक्ष्य मिला है, जो कि हमें पता चलता है कि जैसे कि हमने बात किया था नगरीय सभ्यता में कि स्नानागार या अन्नागार, या फिर बोल सकते हैं सड़कों की जो चौड़ाई थी, समकोण काटती थी, ये सब जो हमें विशेषता देखने को मिली। और इसको देखने के बाद जो हमने इनको नाम दिया हड़प्पा सभ्यता को, जो हम नगरीय सभ्यता कहते हैं, तो ये जो विशेषता देखने को मिली वो किन किन क्षेत्रों में देखने को मिली है, ठीक है। तो अगर उसकी बात करें कि जो जो हमें देखने को मिला, एक बोल सकते हैं स्नानागार या अन्नागार, तो ये सब किन क्षेत्रों में मिला, इसका अध्ययन हम विशेषता में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विशेषता, ठीक है। तो विशेषता अध्ययन करने से पहले इसमें हमने अभी आपको बताया कि 2800 क्षेत्र खोजे गए हैं, लेकिन हमें सभी क्षेत्रों को नहीं पढ़ना है। उसमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जिनमें हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त मिले हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 जो कि आपके लिए और एग्जाम के लिए दोनों के लिए इनफ रहेगा, उन क्षेत्रों को हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विशेषता। तो विशेषता की बात करें तो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। इसको खोजा कब गया था? 1921 ईस्वी को, ठीक है। किसके द्वारा? तो दया राम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। तो आखिर इस सभ्यता में हमें क्या क्या साक्ष्य मिला, ठीक है, जो कि हमें इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है R37 का कब्रिस्तान, ठीक है, R37 का कब्रिस्तान, जो कि हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा में, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से देखिएगा, आपको जो भी पॉइंट देखने को मिलेगा वो हर एक पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप जितने भी प्रीवियस एग्जाम अटेंड किए होंगे वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जब आप देख रहे हो तो आप हर एक पॉइंट को देखते जाइए और समझिए, ठीक है, जिससे कि आपका दोबारा, अगर जो स्टूडेंट ने पहले इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो इस पॉइंट के थ्रू आपके दिमाग में वो पॉइंट जो है वो रिकॉल होते रहेगा, ठीक है। और जो नए हैं वो इस चैप्टर को कंटिन्यू देखिए, जिससे कि आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? R37 का कब्रिस्तान। अब दूसरा बात करते हैं, तो वो है एक सींग वाला पशु, ठीक है। आप जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं अगर मोहनजोदाड़ो फिल्म देखे होंगे तो हीरो के स्वप्न में एक पशु आता है, ठीक है। वो पशु रहता है एक सींग वाला पशु, ठीक है। इसका साक्ष्य भी हमको
हड़प्पा में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है स्त्री के गर्भ से निकला पौधा। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में है वो स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है, जो जिसका साक्ष्य हमें हड़प्पा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है R37 का कब्रिस्तान। ठीक है, एक सींग वाला पशु और स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। ये तीनों साक्ष्य अगर पूछे कहाँ मिले हैं तो आप हड़प्पा सभ्यता टिक लगाइएगा। ठीक है, या फिर हड़प्पा में मिले हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, चलिए समझते हैं। तो इसका खोज जो है 1922 ईस्वी को किया गया। ठीक है, खोज किसने किया? तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने किया 1922 ईस्वी को। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मतलब कि शव को जहाँ दफन करते थे वहाँ पे टीला जैसा कुछ उभरा हुआ भाग रहता है। जैसे आज भी हम लोग दफन करते हैं तो उभरा हुआ भाग रहता है, तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन ये टीला तो है, लेकिन अगर बात करें कि मृतकों का टीला है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शव का अवशेष मिलना चाहिए, लेकिन मोहनजोदड़ो में हमें एक भी शव का अवशेष नहीं मिला। ठीक है, इसका अर्थ होता है सिर्फ मृतकों का टीला, लेकिन अगर बात करें शवों का तो यहाँ पे एक भी शव का हमें अवशेष नहीं मिला। ठीक है, तो पहला पॉइंट मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। अब हम समझते हैं कि मोहनजोदड़ो में हमें किस किस चीज़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्नानागार। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि स्नानागार कैसा था, कितनी लंबाई चौड़ाई और गहराई थी, जो कि इसका पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो स्नानागार का हमें साक्ष्य कहाँ मिला है? तो मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, साथ साथ में अन्नागार। ठीक है, जहाँ पे ये लोग अपने अन्न को जमा रखते थे, किस लिए? ताकि आने वाले समय में अगर किसी भी विकट परिस्थिति से इनका सामना हो तो वो जो अन्नागार में धन रखते थे सुरक्षित, उस धन को ये निकाल कर उसको यूज कर सके। ठीक है, तो ये स्नानागार अन्नागार देखने को मिल गया। साथ साथ में यहाँ पे सूती कपड़ा का भी अवशेष मिला है। ठीक है, सूती कपड़ा का भी अवशेष मिला है। अब बात करते हैं यहाँ पे पशुपतिनाथ। ठीक है, इसका भी साक्ष्य देखने को मिला है। ये पशुपति मतलब क्या होता है? तो पशुओं का देवता। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पशुपतिनाथ। इसका भी साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, साथ साथ में प्रजापति का भी साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, और अगले पॉइंट की अगर आगे बढ़ें तो कांस्य की नृत्य मूर्ति। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में हमें कांसा का एक नृत्य करती हुई मूर्ति का अवशेष मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये कांस्य की मूर्ति, ये हमेशा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्नानागार, अन्नागार, प्रजापति, पशुपतिनाथ। मतलब कहने का ये अर्थ है कि इस पॉइंट में, विशेषता में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2 नगर को समझ लिए। अब समझते हैं दूसरे नगर को। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन मैं इसे रफ करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं तीसरे नगर की, जिसका अर्थ जिसको हम लोग बोलेंगे चूहुन दड़ो। ठीक है, चूहुन दड़ो। ठीक है, तो हाँ, एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो और ये चूहुन दड़ो जो है वो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ठीक है, ये चूहुन दड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम समझते हैं कि चूहुन-दड़ो में हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसकी क्या विशेषता देखने को मिली। ठीक है, तो चूहुन-दड़ो में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंघा, लिपस्टिक, का साक्ष्य देखने को मिला है। ठीक है, वहाँ पे कंघा और लिपस्टिक का साक्ष्य देखने को मिला है। साथ साथ में यहाँ पे मुद्रा कारखाना, ठीक है, मुद्रा बनाने का कारखाना भी यहाँ पे मिला है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मनका। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुद्रा कारखाना या फिर मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट देखने को मिले। इसके अलावा हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है जो कि आज हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या इतने पुराने समय में मानव की बुद्धि इतनी विकसित हो चुकी थी कि जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो इतने समय पहले घटित हो चुका था। ठीक है, तो चलिए उस पॉइंट को समझते हैं। वो पॉइंट है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, जो कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या इतने प्राचीन समय में ये उन लोग कैसे समझ सके कि ये जो है ये पंचतंत्र की कहानी है, क्योंकि इतने पुराने समय में तो कभी लिखा ही नहीं गया होगा कोई पुस्तक। तो इन सभी चीज़ों को देख करके ही हमें लगता है कि ये लोग या फिर खुद से बहुत ज़्यादा विकसित थे या फिर इनकी सोचने की शक्ति बहुत अत्यधिक थी। ठीक है, तो इन सभी कारणों से हमें हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जिसका नाम है लोथल। ठीक है, ये लोथल जो है ये अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, तो वे लोग जो व्यापार करते थे एक देश से दूसरे देश, तो वो बंदरगाह के रूप में लोथल को प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ से पहला पॉइंट क्या मिला
कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसको कहते हैं, लोथल को। ठीक है, और सबसे पहला चावल का साक्ष्य हमें कहाँ मिला, तो लोथल में। ठीक है, लोथल आखिर है कहाँ प्रेजेंट टाइम में, तो ये गुजरात में। क्लियर, समझ में आ रहा। अब हम समझते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं सुरकोटदा। ठीक है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही बंदरगाह था, लेकिन विशेषकर अगर बात करें तो ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता था, तो लोथल का। ठीक है, तो सुरकोटदा में हमें क्या मिला, जो इसकी विशेषताओं को हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमें घोड़ा का अस्थि मिला है। ठीक है, क्लियर है। तो सुरकोटदा में हमें घोड़े का अस्थि प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बस एक ही पॉइंट आपको याद करना है, और ये भी हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। अगर लोथल ना दिया रहे और सुरकोटदा दिया रहे तो आप सुरकोटदा को भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नगर की ओर, जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात, कालीबंगा का मीनिंग होता है काली चूड़ी। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, काली चूड़ी। अब यहाँ से हमें किन किन चीजों का अवशेष प्राप्त हुआ है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला अवशेष मिला है जूता हुआ खेत। ठीक है, जूता हुआ खेत, साथ साथ में हमें यहाँ अग्नि कुंड। ठीक है, अग्नि कुंड का प्रमाण मिला है, और यहाँ पे शव दहन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, शव दहन कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन समय में शवों को गाड़ते भी थे और जलाते भी थे, ज्यादातर गाड़ा जाता था। ठीक है, लेकिन कालीबंगा में हमें शव दहन मतलब कि शवों को जलाने की भी प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि यहाँ पे रंगोली भी बनाया जाता था। ठीक है, क्या बनाया जाता था, रंगोली। क्लियर, जो कि आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में कोई फेस्टिवल में बनाते, जैसे दिवाली हो गया, या फिर कोई अगर छोटे छोटे त्यौहार हुए तो उस सब में हम लोग रंगोली बनाते हैं घरों को सजाने के लिए। तो कालीबंगा में भी रंगोली का प्रचलन था। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और याद कर लेते हैं कि कालीबंगा में हमें ढकी हुई नाली का भी अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, ढकी हुई नाली, जैसे गांव में हम जाते हैं तो नाली जहां तहां से निकल जाता है, लेकिन नगर में आते हैं तो सही तरीके से सही जगह से नाली का निकास होता है। ठीक है, साथ साथ में वहां से ज़्यादा मच्छर या गंदगी ना फैले, इसलिए उस नाली को ढक दिया जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग आज देखते हैं, लेकिन इतने प्राचीन समय में आदमियों का इतना अधिक सोचना कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कि ये बहुत ही विकसित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है, यही कारण है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 5 पॉइंट मिल गए। ठीक है, पहला जूता हुआ खेत। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अग्निकुंड। ठीक है, तीसरा है शव दहन, शवों को जलाने की भी प्रथा थी। ठीक है, चौथा रंगोली का भी प्रचलन था। ठीक है, पांचवा ढकी हुई नाली। ठीक है, और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ी। ठीक है, अब समझते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 पॉइंट और बचे हैं, बाकी बात आप
विशेषता पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं अगले पॉइंट को। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, जिसका नाम है बनावली। ठीक है, ये बनावली में आखिर क्या मिला? तो यहाँ पे हमें हलों का आकार मिला। ठीक है, कृषि के लिए जो हम लोग हल प्रयोग करते हैं उसका आकार हमको कहाँ मिला? तो बनावली में। ठीक है, और वो आकार किसका बना हुआ था? तो मिट्टी का। ठीक है, किसका बना हुआ था? तो मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले नगर की ओर, जिसका नाम है धोलावीरा। ठीक है, तो ये धोलावीरा में हमें क्या देखने को मिला? तो चलिए समझते हैं। तो धोलावीरा में पहला है कि सबसे बड़ी चित्राक्षर। ठीक है, सबसे बड़ा चित्राक्षर। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्राक्षर लिपि। ठीक है, तो वो जो चित्र बनाते थे उसमें से सबसे बड़ा जो चित्र था वो धोलावीरा में मिला है। ठीक है, और एक बात और कि हमने आपको बताया था कि टोटल 400 चित्राक्षर थे। ठीक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा चित्र जो है वो यू आकार का बना होता था। ठीक है, और एक मछली का होता था। ठीक है, ये 400 में सबसे ज़्यादा यू और मछली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस में? तो चित्राक्षर लिपि में। क्लियर? तो धोलावीरा में हमने सबसे पहले क्या देखा कि सबसे बड़ा चित्राक्षर लिपि का जो सबसे बड़ा वर्ड है वो कहाँ मिला है? तो धोलावीरा में। ठीक है, दूसरी बात करें तो यहाँ पे खेल का स्टेडियम। ठीक है, खेल का स्टेडियम भी धोलावीरा में मिला है। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोपड़। ठीक है, रोपड़ से हमें क्या मिला है? तो पकी हुई मिट्टी। ठीक है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी का हमें अवशेष कहाँ से मिला है? तो रोपड़ से मिला है। ठीक है, तो टोटल हमें अगर नगरों की विशेषता की बात करें तो हमें यहाँ पे 9 नगर देखने को मिले। ठीक है, इन नगरों में जो जो विशेषता मैंने बताया कि इन नगरों में हमें कहाँ से क्या मिला, वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रोल रखता है। इसलिए आप इस पॉइंट को याद करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं जब हमने विशेषता का अध्ययन कर लिया तो अब हम किसका अध्ययन करेंगे? तो अब हम अध्ययन करेंगे सामाजिक का, सामाजिक स्थिति का, कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, सामाजिक स्थिति कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो समाज था वो कैसा था। कैसा मतलब कि वहाँ पे पुरुष का वर्चस्व था या फिर स्त्रियों का वर्चस्व था, स्त्री को प्रधानता दिया जाता था या फिर पुरुषों को प्रधानता दिया जाता था। तो हम अभी जितने भी विशेषता पढ़ें उसमें से कुछ कुछ पॉइंट ऐसा इंडिकेट किया कि जिससे हमको लगता है कि वहाँ पे स्त्रियों की प्रधानता ज़्यादा थी। जैसे R37 में हमने हड़प्पा सभ्यता में हमने क्या देखा कि औरत के गर्भ से क्या निकल रहा है? पेट निकल रहा है। तो एक पॉइंट पहले मिला हमको कि जहाँ स्त्री का थोड़ा सा प्रधानता था। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो में, तो वहाँ पे हमें क्या मिला? मातृ पूजा, मतलब माताओं की पूजा होती थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें मिला कि वहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है,
कांस्य का जो मूर्ति मिला उसमें जो नृत्य कर रही थी वो भी एक औरत ही थी। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा था, जो हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें ये पता चला कि वहाँ का जो समाज का स्थिति था, ठीक है, समाज का जो स्थिति था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, कैसा था, मातृसत्तात्मक। ठीक है, तो समाज में अगर समाज की स्थिति के बारे में पूछे कि समाज में किसकी प्रधानता ज़्यादा थी या फिर वहाँ का जो प्रथा था वो कैसा था, तो मातृसत्तात्मक प्रथा था। ठीक है, क्योंकि ये लोग मानते थे कि औरतों से ही या स्त्रियों से ही हमारा संसार बना है, इसलिए ये लोग स्त्रियों को ही ज़्यादा प्रधानता देते थे। ठीक है, तो यहाँ से मात्र एक पॉइंट याद रखना है कि समाज वहाँ का कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सामाजिक स्थिति पढ़ा कि वहाँ का समाज का स्थिति कैसा था, तो हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जो समाज की स्थिति थी वो कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिल गए होंगे विशेषता में कि कौन से नगर से किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है। साथ में आपको समाज की स्थिति के बारे में पता चला। ठीक है, तो धीरे धीरे हम जो हैं इस पॉइंट को, मतलब जो पतन तक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन तक, इसको हर एक क्लास में 3-4 टॉपिक क्लियर करके आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और आप ज़्यादा देर तक इसको समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में जो हमारे बचे हुए पॉइंट हैं आर्थिक से लेकर के पतन तक, इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और यहाँ से आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीख रहे हैं या समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा जो क्या बोले, अंदर का जो पढ़ाने का जुनून है वो बरकरार रहे और जिससे कि हम आपके लिए कुछ नया पढ़ा सके, जिससे कि आपके दिमाग में वो हमेशा के लिए बैठ सके। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।